ठीक है, बोला गया है, मतलब ये गिवन है सब कुछ। तो आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि 1/z बराबर क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, क्लियर है। अब मैं सबसे पहले लेता हूं अपने पास ट्राइंगल ABD। अब मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल ABD में। अब जब मैं ट्राइंगल ABD आपके सामने मान रहा हूं, हाँ, एक बच्चा कह रहा है इतनी जल्दी ज्वाइन हुआ फिर भी लेट हो गया। 2 मिनट में कितना कुछ हो जाता है, देखो तुम आज। चलिए, अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं ट्राइंगल ABD में, तो ट्राइंगल ABD हमें दिख रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहां कह सकता हूं क्या डियर स्टूडेंट, यहां मेरे को 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। इस ट्राइंगल ABD में अगर मैं थेस थ्योरम लगाऊं तो क्या निकल कर आ रही है, आप समझ पा रहे हो ना कि सर EF आपका अगर AB के बराबर है तो ABD में क्या हम कह सकते हैं कि Z/X, बोलो, छोटे वाले ट्राइंगल का Z, बड़े वाले ट्राइंगल का X, क्या मैं बराबर कर सकता हूं छोटे वाले ट्राइंगल की FD A, और बड़े वाले ट्राइंगल की अगर इसी साइड को मैं लेता हूं तो A प्लस B। कह सकता हूं ना कि अगर ABD में अगर मैंने थेल्स थ्योरम लगा दिया तो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम कि मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल का EF ले लेता हूं Z, तो बड़े वाले ट्राइंगल का AB लूंगा, करस्पॉन्डिंग रेशियोज। यस, सो इस तरह से मैं यहाँ FD ले रहा हूं तो पूरी अगर DB लूंगा तो A प्लस B। क्या मैं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो सर आप। तो यहां से आप सॉल्व करके इसको ये लिख सकते हो क्या सर कि अगर आप इसको उल्टा लिख दो, X/Z कर दो, तो क्या आप इसको ये लिख पाओगे क्या, A प्लस B/A। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या डियर स्टूडेंट कि X प्लस Z बराबर A का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 1/B प्लस A, B/A। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या सर कि B/A की वैल्यू कितनी आ गई, X/Z-1। ये एक चीज है जो काम आएगी आने वाली चीज में। चलिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं, थेल्स थ्योरम लगा रहा हूं और इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रूफ हमें करना है जिससे कि आपको थोड़ी सी समझ डेवलप हो। क्लियर? चलिए, अगर हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, अब अगला ट्राइंगल कौन सा बचा हुआ है, आप बताएं कौन सा लेंगे। मेरे को एक ट्राइंगल और दिख रहा है, वही सब चीजें, BDC। कौन सा ट्राइंगल? BDC में वही 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। लगाओ थेल्स थ्योरम, लगाओ लगाओ, कौन लगा सकता है सर? छोटे वाले ट्राइंगल लूंगा तो B/Z, है ना, ये क्या है, वैसे बनाएंगे, हाँ। या मैं बोल सकता हूं Y/Z, बड़े वाले ट्राइंगल का Y, छोटे वाले ट्राइंगल का Z बटे बड़े वाले ट्राइंगल का A प्लस B और छोटे वाले ट्राइंगल का B। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो यहां सिंपल सी बात है, मैं ये कह सकता हूं क्या, Y/Z बराबर 1 प्लस A/B। क्या मैं कह सकता हूं क्या, Y/Z-1 बराबर A/B। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यार A/B की वैल्यू मुझे पता है। क्या है A/B की वैल्यू? ये रही मेरे सामने। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूं कि सर आप इसको B/A लिखो आप, तो B/A क्या हो जाएगा, Z/Y-Z हो जाएगा क्या? टेल मी, Z/Y-Z हो जाएगा क्या? यस सर, हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं इन दोनों का बराबर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने B/A ले लिया, इसको और इसको बराबर कर सकता हूं? यस। तो चले उधर दूसरे पेज पर। तो दूसरे पेज पर आ गया Z/Y-Z बराबर X/Z -1। ठीक है, चलिए, सॉल्व करने पर
जेड अपॉन वाई माइनस जेड बराबर एक्स माइनस जेड अपॉन जेड। सॉल्व करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई माइनस सॉरी एक्स जेड, एक्स जेड और ठीक है ना, माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, तो जो चाहिए था वो आ गया है। बोले क्या आ गया सर? बोले ये आ गया अपने पास एक्स वाई बराबर, जेड को कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई। तो सर आपने क्या किया, ये मैंने कहा 1/जेड बना दिया और ये हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो यहां ये कितना हो गया भाई, 1/जेड अपॉन 1/एक्स प्लस 1/वाई, हैंस प्रूफ। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। सिंपल सा लॉजिक था डियर। दो ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगल में आपने थेल्स लगा दी, एक पहले ले लिया ट्राइंगल, तो आपने उसी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने उसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। तो ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया। सर ए और बी का मान, हाँ अरे निकाला है ना यहां से, ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल दी और यहां से निकाल दी, दोनों को बराबर करना है, क्योंकि ए और बी तो वैसे भी आपको सब्स्टिट्यूट ही करने थे, क्योंकि प्रूफ में ए और बी तो आ ही नहीं रहे, क्रॉस लेटर थ्योरम कहते हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं। लास्ट लाइन कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अब यार ये तुम नहीं करोगे पेन चलाकर तो बड़ी दिक्कत है भाई साहब, है ना। अब ये छोटी छोटी चीजें डाउट नहीं होती है, ये कोई डाउट थोड़ी ना है, अब सॉल्व करना है तो सॉल्व तो करो यार। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, मास पॉइंट थ्योरम। मास पॉइंट थ्योरम रोहित अभी देखेंगे ना, अभी पढ़ाई करो, है ना। चलिए मेरे नियम नहीं है वो यार, ये सब बनाए हुए हैं, ठीक है। मास पॉइंट थ्योरम के बारे में जानते हैं और इस चीज को हम डिस्कस भी करते हैं आज। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये मैं आपको बताता हूं, आपको फीलिंग लाना सिखाता हूं कि क्वेश्चन आता कैसे है डियर। प्लीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे आता है, आपसे बोला जाता है कि तीन आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं और उस पैरेलल लाइन के शीर्ष को दूसरी पैरेलल लाइन के बॉटम से मिलाया जाता है, सामने वाली पैरेलल लाइन के शीर्ष को बड़ी पैरेलल लाइन के बॉटम से मिलाया जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब दो तिर्यक रेखाएं, या मैं कहूं दो अपने आपस में एक लैडर की तरह ही तो आ रही है, ये देखो ना लैडर ही तो है, तो ये क्रॉस लैडर बना रही है। तो क्रॉस लैडर जहां कटती है उसकी धरती से ऊंचाई कितनी है, उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है, जहां पर प्रतिच्छेदन बिंदु बनता है उसकी ऊंचाई निकालने के काम आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये आपको ऐसे थोड़ी ना डायग्राम बना के देगा, आपको बोलेगा वो, फिर आपके दिमाग में डायग्राम बनेगा। अच्छा ये तो क्रॉस लैडर जा रहा है, नाम इसका है, सोच समझ के रखा गया है भाई, क्रॉस लैडर। एक लैडर ये रही, एक लैडर ये रही, दोनों एक दूसरे को काटती हैं और इसलिए इसको क्रॉस लैडर कहा गया, ठीक है, क्रॉस लैडर थ्योरम। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे, जब आप समझ में आएगा, जब आप देखोगे तो अपने आप बनेगा, ठीक है डियर। चलिए, अरे फिर वही वाली बात, एग्जांपल दे दो एक, मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं एक्स की वैल्यू 5 दे दूं, 10 दे दूं, इसकी वैल्यू 8 दे दूं और जेड निकालो, ये खुश हो गए। तो कॉन्सेप्ट इतना सा है कि भाई साहब जेड निकालना है, ये रही वैल्यू, इसमें क्या है मतलब, टाइम वेस्ट होगा बस खामो खाई। चलिए कुछ लॉजिक लगे तो बात भी है कि भाई हाँ बहुत बड़ा लॉजिक है, अभी दूंगा एक आध क्वेश्चन। अब आते हैं मास पॉइंट थ्योरम की तरफ। सर मास पॉइंट थ्योरम क्या होती है, आपने कभी देखा होगा तराजू, देखा है तराजू, तराजू में बीच में एक क्या होता है, एक बीच में एक ऐसे वो लगा रहता है, हिंज, इसको कहते हैं हिंज यहां पर, और इस हिंज के दोनों तरफ
पलड़े लगे रहते हैं, पलड़े। और अक्सर आपने देखा होगा डियर, तो ये आपका क्या है, ये जो हिंज है ना, इस दोनों तरफ जो वजन है, दोनों तरफ जो मास है, उसका कंबाइंड वेट रखता है ये क्या रखता है, सेंटर ऑफ मास। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब किसी छड़ के साथ में आपके दो वजन लटका दिए जाएं तो एक ऐसी स्थिति बनती है जिसको हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं। ये आपका एक बैलेंस्ड कंडीशन देता है, और बैलेंस कंडीशन देता है जब यहां पर दोनों का वेट आपका जुड़ता है, हमेशा यहां दोनों का वेट आएगा, तभी तो ये सेंटर ऑफ मास है। चलिए सर, तो सर आप ये कहते हो कि इधर भी अगर 3 किलोग्राम जुड़ा है और इधर भी अगर 3 किलोग्राम जुड़ा है, तो आप मुझे बताइए इस जगह कितना वजन शो करेगा आपको। तो आप ये कहेंगे सर वेट जो होगा वह 3 + 3 किलोग्राम, यानी कि 6 किलोग्राम वेट आपको दिखाएगा। और अभी ये किस स्थिति में सेंटर ऑफ मास होगा, उसकी स्थिति भी किस तरह से निकलती है मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए इस सेंटर ऑफ मास से अगर मैं इसको L1 बोल देता हूं, और इस सेंटर ऑफ मास से दूसरे मास की दूरी L2 बोल देता हूं, तो कहानी सिर्फ इतनी बन जाती है कि M1 L1, यानी कि अगर ये M1 है और ये M2 है, तो दोनों तरफ के जो लोड बैलेंस होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि M1 L1 बराबर M2 L2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यानी कि अगर आप दूरी की बात करोगे, अगर आप दूरी, गोविंद यार इतनी बात, इतनी चीजें, इतने बढ़िया कंसेप्ट चल रहा है, तुम्हारे क्या समझ में आएगा, तुम क्या डाउट पूछोगे भाई। हाँ, कुछ लोग पढ़ने ही नहीं आते, उनको पता नहीं क्या चाहिए। अरे फाउंडेशन ही है महाराज, ये फाउंडेशन ही है, ये फाउंडेशन है भाई साहब, अब क्या करें बताओ। पढ़ाई नहीं हो रही, बस बाकी सारे काम करवा लो, इतने अब कहां से पढ़ेंगे ये बताओ, बीच में हम का फ्लो तोड़ देते हैं। देखिए, अब जो ये बैलेंस जो पॉइंट है ये कहां होगा, तो सर आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये 3 किलोग्राम यहां वजन लटका हुआ है, L1 बराबर, दूसरा भी 3 किलोग्राम है, हम ये कह सकते हैं L1 एंड L2 का जो रेशो होगा वह 1:1 होगा। यानी कि ये बिल्कुल आपका बिल्कुल ऐसे में है। क्यों, अरे क्यों भाई, सेंटर ऑफ मास यहां पर मिड में होगा। कारण क्या है इस चीज का, कारण इस चीज का ये है कि आपको होता है तो सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास जो होता है में होता है, यानी जितना है ना बैलेंस पे। चलिए सर, तो अब अगला कॉन्सेप्ट ऑफ मास किधर की, देखो, आपने ये कभी महसूस किया है जहां पर वजन ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसी चीज होती है जो घूमती रहती है। अगर मान के चलिए मैंने यहां पर इस 20, तो कौन से वजन की तरफ ज्यादा मूव, ज्यादा करीब होगा उसके, तो जो जो ज्यादा वेट वाला होता है की तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है उसको, कि भाई मैं वजनी हूं तो इधर की तरफ झुका हुआ रहेगा आपका तुला, बैलेंस जो होगा वो इधर की तरफ झुका हुआ रहेगा, कि बिल्कुल मुझे बताइए से, तो सर अभी बताया था आपने M1 बराबर M2 L2,
यानी कि ये अगर M1 है, ये अगर L1 है, ये अगर L2 है, तो व्हाट इज द रेशो? तो क्या हम ये कह सकते हैं सर L1 और L2 का जो रेशो 4:1 होगा, यानी कि यहां मैं ये बात कह दूं कि ये 4 होगा, ये 1 होगा। अब आएगा मजा आपको। तो यहां पर ये 1 होगा, ये 1 होगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में कहता हूं कि भाई कुछ जो आपके वजन का अनुपात होगा उसी रेशो का उल्टा होगा लेंथ का रेशो, क्योंकि दोनों का गुणा 80 आना चाहिए। देखो यहां 20 है तो यहां 4, तो यहां अगर 1:4 में वजन है तो लेंथ यहां पर आपकी 4:1 में हो गई। लेंथ यहां पे 4:1 में हो गई। अब हमेशा इनवर्स होगी, यही तो बैलेंस देता है, तभी तो इसको बैलेंस कहते हैं। और अगर पूरे सेंटर ऑफ मास पर वजन पूछा जाए तो कितना होगा? 100 किलोग्राम। रेशो बराबर 1:3 किलोग्राम। तो क्या करें? बोले 36 18 यहां हो गया सर। ये आपका M1 है और ये आपका M2 है। तो M1 आपका 18 किलोग्राम और M2 आपका 18 और M1 आपका 21 किलोग्राम। मजा आया डियर? तो इस तरह की कहानी है कि आप इनकी लेंथ रेशो निकाल सकते हो, आप इनके बीचों बीच अगर आपका कोई पॉइंट आ रहा है तो उन दोनों का सम निकाल सकते हो। तो यही आपकी मास पॉइंट थ्योरम है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उन पे डिस्कशन करते हैं, चलिए। मैंने आपके सामने ये एक ट्राइंगल बना दिया, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल को मैंने बोल दिया ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैंने बोल दिया ABC। आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि एक लाइन है AE। अरे यार हमेशा उल्टा होता है क्या? अरे क्या हो गया भाई, ये सरवन क्या हो गया भाई? ये कंसेप्ट लगाओ ना, M1 L1 बराबर M2 L2। अब बुद्धि तो लगा लो यार। M1 इसका L1 कितना है? 6 बराबर M2 इसका L2 कितना है? 7। तो M1 और M2 का रेशो कितना हो गया? 7/6। अब ये 13 रेशो किसके बराबर होगा? 39 के। तो ये लगाओ यार, ये दिमाग ये क्या काम आएगा ये? फिर क्या? तो है ही नहीं सर, कहां से आएगा सर काम? ऐसे और कह देते हैं है ही नहीं सर। अब बताओ क्या करेंगे? चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं ये A है, ये E है? चलिए, अब इसके साथ साथ मैंने आपसे बोल दिया कि ये आपके सामने एक पॉइंट ये मान लिया और एक ये मान लिया, और इन तीनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है मैंने मान लिया F या O इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये आप मान लीजिए BFCE CD, ठीक है। हमने आपको दे दिया AO अनुपात OE आपका 5:4 है। CO अनुपात OD आपका 3:2 है। तो मुझे निकाल के बताओ BO/OF क्या होगा? पहले कैलकुलेट करो, समझाऊंगा, एक बार कोशिश करो, नहीं आएगा और क्या होगा? जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, एक दो मैं समझा देता हूं पहले, ठीक है ना? एक दो मैं समझा देता हूं, तभी तो लगा पाओगे, वैसे कैसे लगाओगे तुम? ठीक है, तो ध्यान दो पहले।
प्लीज। मैं कहता हूं सर एओ और ओई, एओ ये 5:4 है डियर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट? नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं डियर, ये बताओ मेरे को, तो इस जगह कितना वजन होगा? 4 किलोग्राम, 4 रेशो में। और इस जगह कितना होगा? 5। क्यों? बैलेंस भाई साहब, बैलेंस। 5 चौके 20 और 5 चौके 20। भाई किनारे पे तो बैलेंस होना चाहिए ना। देखो जैसे कि हम यहां कर रहे थे 20 चौके 80 और 20 80 एकम 80। तो जिस रेशो में आपका यहाँ लेंथ दे रखी है 5 और 4, तो ये जो वजन होगा ना साइड में, ये 4 होगा और यहाँ 5 होगा। और बीच में कितना वजन होगा? 9। सही बात है सर। अब पूरा रेशो काम आएगा, ध्यान रखना। अब मैं यहां लिखा हुआ है सर सीओ और ओडी, ये 3:2 लिखा हुआ है, सीओ और ओडी। ठीक है। तो इधर कितना है? इधर आपका 2 है। और इधर कितना है? इधर आपका 3 है। कोई दिक्कत? अब सबसे बड़ा खेल है कि इसको बराबर करना है। अब आपको यहां पर कुल मिलाकर आपका जो वजन होना चाहिए, ये अगर 9 दर्शा रहा है, तो ये भी तुल्यांक रूप से आपका 9 दर्शाना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां तो सर 5 रेशो आएगा, तो क्या मैं 45 बना दूं? भाई बैलेंस। आपको एक ऐसा वजन यहां मानना है, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ रेशो में है। आप मुझे बताइए यहां 5 आना चाहिए ना। अब 9 और 5 तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो ऐसा मल्टीपल क्या लूं कि दोनों हो जाए? 45 ले लो। यानी कि अगर मैं दोस्तों, दिमाग लगाओ बस, मजा आ जाएगा। यहां 45 मान लूं तो बिगड़ी बन जाएगी क्या? हाँ। अगर यहां 45 मान लेते हो ना गुरुजी, तो कुल मिलाकर यहां भी 25 हो गया, यहां भी 20 हो गया, और यहां भी 25 हो गया, और यहां भी ये हो गया। कोई इशू आपको? अब आपका मामला सेट है क्या? उस वाली लाइन का देख लो पहले आप, ए ई का मामला सेट देखो। यहां 25 था, तो उधर लेंथ 25 आ गई। यहाँ 20 है, तो वहां लेंथ 20 आ गई, वो सही है। दोनों का जो योग है 20 और 25, 45 आ गया। सही है। बैलेंस मिला अपन को? मिला ना बैलेंस? ठीक है। अब उससे क्या फायदा होगा? सर आपने जब यहाँ 5 रेशो माना है, तो यहाँ तो 45 है, यानी कि यहाँ किसका गुणा होगा? 9 का। भाई यहाँ 9 का गुणा होगा, तो यहाँ 9 है, तो यहाँ भी 9 का गुणा होगा, यहाँ भी 9 का गुणा होगा। तो क्या बैलेंस मिला आपको? देखो, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 45। 9 तिया 27 उधर आ गया उस छोर पे, 9 दूनी 18 इधर आ गया। अब बैलेंस है सब कुछ। यानी कि आपको ये बिंदु एक बैलेंस्ड पॉइंट मिल गया भाई साहब। अब छेड़ना नहीं है आपको। अब इस तीसरे वाली जो आपको बी और ओ एफ निकालना है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग निकालना है ना? तो देखो अब दिमाग लगवाता हूं आपका मैं। ये 45 है, ये आपका कितना आ रहा है? 9 तिया 27, ये 27 आ रहा है। और ये 45, सॉरी ये कितना 20 है, ये 27 है, तो यहां कितना होगा? 7 होगा ओबियसली। अरे भाई जब बीच में आपका ये आ रहा है, तो यहाँ 7 ही होगा यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है सर, ये बात अच्छी लगी हमें। इसी प्रकार यहाँ 20 है, और यहाँ 9 दूनी 18 है, तो यहाँ कितना होगा बीचों बीच? 38 होगा। तो रेशो क्या बन जाएगा? जब दोनों छोरों के वजन आ गए, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा? बीओ 38, ओ एफ 7। ये हो गया लोक कल्याण। तो आप इस तरह से मास पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हो। ठीक है भाई साहब। 7 कैसे आया भाई? डियर 7 ऐसे आया कि ये 20 था, और यहां जो मिड में दे रखा है वो 27 है। तो ये 27 है और ये 20 है, तो ये मिड में जो होता है इन दोनों का क्यूमुलेटिव ही तो होता है, यहां पर जो होता है इन दोनों का, तो ये 7 नहीं होगा क्या? बस तरीके तरीके की बात है, कुछ कठिन नहीं होता है, बस हमारा जो डर है ना वो सारी चीजें कठिन बना देता है, बस और कुछ नहीं है। चले एक आध क्वेश्चन और करें। 9 × 5 क्यों सर? वो बता दिया मैंने सब, है ना? जब बताया था तब उस टाइम सुनते। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप करके बताएं।
एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज मैंने मान लिया ए बी सी। अब ए को डी से मिला दिया, ए को डी से मिला दिया, बी को ई से मिला दिया। ए को डी से मिलाया, बी को ई से मिलाया। कोई दिक्कत आपको? नहीं। अब जो डी है ना, डी, डी बी सी को 2:3 में काट रहा है। डी जो है वो बीसी को 2:3 में काट रहा है, काटने दीजिए सर। और जो ई है ना, ई, ई एसी को 3:5 में काट रहा है। अगर ये ओ पॉइंट है तो मुझे आप निकालें ए ओ रेशो ओ डी एंड बी ओ रेशो ओ ई क्या होगा। सॉल्व करें आराम से, तसल्ली से, कोई टेंशन नहीं लेना है। बताइए। आ जाते हैं, सीख लेते हैं। गलती करोगे तो कर लोगे। इमरान का सही है बस, बाकी किसी का नहीं आया है। चलिए आइए सिखाता हूं, आ जाओ प्लीज, ध्यान दो। अब मैं कहता हूं कि सर ये 2:3 है और ये 3:5 है। आपसे हमेशा कहा गया है कि यहां क्या होगा। अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ई पॉइंट पर कितना वेट दिखाएगा अभी आपको ये? सर ई पॉइंट पर 8 वेट दिखाएगा, 8 दिखाएगा ही। और यहां कितना दिखाएगा? यहां सर 5 दिखाएगा और यहां आपको 3 दिखाएगा। ये तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इस एसी पे बात करने पर। इसी प्रकार मैं यहां देखता हूं तो यहां कितना दिखा रहा है सर? यहां आपको 5 दिखा रहा है और यहां आपको 2 दिखा रहा है और यहां आपको 3 दिखा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट समझना होता है कि आप अपनी स्थिति में ये देखिएगा कि क्या 2 और 3 एक जगह हो सकते हैं क्या? नहीं, 2 और 3 एक जगह हो ही नहीं सकते गुरुजी। तो आप क्या मान लें? इन दोनों का क्यूमुलेटिव 6 मान लें। जुड़ता नहीं है, कभी भी ध्यान रखना। 6 मान लें क्योंकि सब रेशो में चल रहा है। अब जब 6 आपने कर ही दिया, यानी कि ये आपने 6 किया है सर, तो यहां अगर आपका 6 है तो ये भी दुगना हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा और ये भी दुगना हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एंजॉय करिए क्वेश्चन को। आप समझिए ना पहले, तभी तो सीखोगे, वरना सीखोगे कैसे? सर आपने यहां भी तो छेड़खानी करी है। यहां आप 2 लेकर आए थे तो यहां आपका 3 करना पड़ेगा, यहां आपको 3 करना पड़ेगा, यहां आपको 3 करना पड़ेगा, यहां आपको 3 करना पड़ेगा। अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि सर यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो यहाँ 15 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अरे अब बैलेंस दिख रहा है ना कुछ? और यहां देखो, यहाँ 6 आ रहा है तो 6 का रेशो इधर आ गया, और 9 इधर आ रहा है तो 9 इधर आ गया। यहां पर 6 आ रहा है तो 6 इधर आ गया, 10 इधर आ रहा है तो 10 इधर आ गया। सेट है मामला। अब जब मामला ही सेट है डियर, तो आपको क्या करना है? बी और ओ ई का रेशो निकालना है। तो ये 16 इधर हो जाएगा और ये 9 इधर हो जाएगा, तो 16:9। और ए और ओडी का रेशो निकालना है, तो ये आपका 15 इधर हो जाएगा एओ में, और ओडी का कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 3:2। हो गया।
इसमें क्या है इसमें? अब क्लियर नहीं, सब क्लियर है। आप बस सोचिए, दिमाग लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा है। चलिए ठीक है, अब अगला और क्वेश्चन करते हैं। चलो करके बताओ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओ डी, ये है आपका 3:4। ठीक है, बी ओ अनुपात ओ ई, बी ओ नहीं, यह देता हूं बी डी, बी डी अनुपात बी सी, ये आपका मैंने मान लिया 4:7। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, यदि ए ई अगर आपका 36 रेशो है, 36 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीई? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अब आपको समझना होगा मास पॉइंट थ्योरम को, क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत आसान बना देती है। गुप्ता सही पहुंच रहे हो तुम, गुप्ता आदित्य सही पहुंच रहे हो, लेकिन आंसर सही निकालो। जीतू ने सही निकाल दिया भाई, वेल डन जीतू, बहुत बढ़िया। हैप्पी सैन का भी आंसर आ चुका है, प्रदीप का भी आंसर आ चुका है, रूपा का भी आंसर आ चुका है, महेश, अब सबका आ गया भाई, गजब। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं सीखना। चलिए कैसे करेंगे देखिए, तरीका वही है। अब ए और ओडी का रेशो दे रखा है 3:4, बीडी और डीसी का कितना है 4:7। अब वही सब करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए, जिनको भी नहीं आता समझ में वो ध्यान दें, है ना। आओ, सर आप समझा रहे हो कि सर यहां पर अगर ये 3:4 है तो यहाँ 4 होगा, यहां पर 3 होगा, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहां पर आपका कितना होगा, 4 होगा, यहां पर आपका 7 होगा, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्तों, यहां इन दोनों का सम आना चाहिए 11। तो इस पॉइंट पर 11 और 3 एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो आप इनका क्यूमुलेटिव ले लो, यानी कि मल्टीप्लाई करके ले लो। अब बात बन गई, सर कैसे? बोले देख, यहां 11 तो है ही, यहां 3 का गुणा कर दे, और यहां पर 11 का गुणा कर दे। एक बार चेक कर लो संतुष्टि के लिए, देखो कि भाई साहब देखो, ये आ रहा है अपने पास 21, तो उधर 21, इधर आ रहा है 12, उधर 12, 21 और 12 33, बढ़िया है। उधर हमने देखा 44, इधर आ रहा है 33, तो इधर 77, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो गजब हो रहा है दमादम। तो क्या हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आपका ये 44 है और ये 12 है, तो ये आपका 12 रेशो हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। तो 12 रेशो की वैल्यू कितनी है 36 सेंटीमीटर, तो 1 रेशो = 3, तो 44 = 132। मजा आ गया। मैं चाहूं तो एक चीज और पूछ सकता हूं आपसे, मुझे बताइए बीओ और ओई का रेशो भी बता दो, चलो लगे हाथ। देखो सीखने में कोई बुराई नहीं है, लगाओ, अब तो आ गया, अब तो हर चीज निकाल सकते हो आप। सर कैसे निकालेंगे? दिमाग उसमें भी लगाना पड़ेगा, हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन निकाल के दिखा सकते हो आप मुझे। देखो सर कैसे निकालेंगे, अब ये क्वेश्चन भूल जाओ जो निकाला, अब इस पे ध्यान दो।
बीओ और एसी ओई पर। तो सर कैसे करें? मैंने देखा भाई, देखो यहां पर तो 77 है ही। अब यार इन दोनों का जो योग आ रहा है वह कितना निकल कर आ रहा है? 44 और 12, 56। ठीक है। अब यहां देखिए 56 और 21 का जो सम आ रहा है 77 आ रहा है, बिल्कुल सही है यार ये तो। यानी कि आपका जो रेशो निकल कर आ गया वह निकल कर आ गया 56:21। आई बात समझ में? मजा आ रहा है आपको करने में, सॉल्व करने में? और इसको आप काट दीजिए 7 से, 8:3। ये मास पॉइंट थ्योरम है। कितनी अच्छे तरह से आप चीजों को निकालना सीख रहे हो, ये आपके सामने स्पष्ट है। सर 12 और 44 कैसे आया, प्लीज आप बताइए, प्लीज आपसे पूछ रहा हूं यार मैं। भाई यहां पर इन दोनों का सम ही तो लोगे आप। कितनी बार बोल दिया तुमसे यार। तुम यार क्यों नहीं दिमाग लगा रहे हो कि हमेशा मिड में तो दोनों छोरों का योग आएगा, और जो इस छोर पर है वो इस छोर का रेशो बनेगा, जो इस छोर पर है वो इस छोर का रेशो बनेगा। यही तो बता रहा हूं तब से, और यही सिखा रहा हूं। अब करिए तो सही। चलिए नेक्स्ट। चलिए एक और क्वेश्चन दें, फिर आगे चलते हैं। कैसे करेंगे? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैंने अब आपके सामने क्वेश्चन रखना है तो बढ़िया सा रखता हूँ, एक जोरदार सा। एक बनाया तो था मैंने, एक नंबर क्वेश्चन। चलो 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 चलो, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। डी ई, ठीक है ना? तो इससे बेहतरीन, चलो अपने आप ही बनाता हूँ, बढ़िया नहीं लगा मेरे को कोई। मैं क्या कह, और ओडी, ए और ओडी का रेशो मेरे को दे दिया मैंने 2:3। ठीक है। मैंने आपको दे दिया भैया ए एफ रेशो एफ बी का रेशो मैंने आपको दे दिया 1:3। तो अब आप मुझे निकालिए कि भैया, चलो इसके रिगार्डिंग हम पहले बैलेंस शीट बनाते हैं कि भाई क्या क्या बैलेंस बन रहा है, तो फिर हम करते हैं सॉल्व आगे इसको। देखो आप बैलेंस करो पहले इसका, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डेटा ना हो जाए फिर, है ना, रिस्क रहता है। देखो जरा, ए और ओडी का जो रेशो दे रखा है वो आपको 2 रेशो दे रखा है 3। ठीक है। और 1 रेशो जो 3 दे रखा है आपको, किसका दे रखा है? 1 रेशो जो 3 दे रखा है ये दे रखा है इसका। तो ये बैलेंस देखिए, पहले बना के देखते हैं फिर बैलेंस। ऑलरेडी बैलेंस्ड है। वाह यार, यानी कि यहां पर हम देखते हैं ये 4 आ गया, यहां पर हम देखते हैं ये 5 आएगा, इधर हो रहा है 3, और इधर हो रहा है 2। ठीक है। इधर हो रहा है 3, इधर हो रहा है 2, और इधर हो जाएगा अपने सामने कितना, ये 1। ये तो बैलेंस्ड है। तो ठीक है, हो सकती है कुछ चीजें बातें यहाँ पर, तो सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइए बीडी और सीडी का रेशो क्या होगा? आप मुझे बताएं एई और ईसी का रेशो क्या होगा? आप मुझे बताएं बीओ और ओई का रेशो क्या होगा?
तीनों रेशो बताएं। देखो चीजें सीखने से कितनी सारी आती हैं, तो बताएं सब, एक बार सॉल्व करें, मैं भी एक बार देखता हूँ कि भाई यहाँ 3 है, ये 4 हो गया, बैलेंस्ड है, ये 3 इधर आ गया, एक इधर आ गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आई। 4 है तो अब ये 5 है, तो ये 4 है तो यहाँ 1 होगा, तो इसका रेशो कितना आ जाएगा, 1:4 हो जाएगा यहाँ तो। ठीक है भाई, तो इनका जो सम आ रहा है वो 5 आ रहा है। अब यहाँ भी आपके सामने क्या आना चाहिए, यहाँ भी आपके सामने 5 ही आना चाहिए, तो एक तो इधर आ गया, तो एक 4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 4:1। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर 2 है, तो सही है, यहाँ हो जाएगा अपने पास कितना, 1:1। यार ये तो सही निकल गया। मतलब 2 डेटा से पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है, हर लेंथ का रेशो निकल गया। बताओ, ये हमारे वहां भी काम आ सकता है, जैसे कि कभी एरिया निकालना हो अपन को, तो कोई भी 2 चीजें रेशो दे दी, तो मास पॉइंट थ्योरम लगा के आप किसी भी लेंथ का रेशो निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। ए और ईसी का भी हमने निकाल लिया 1:3। तो देखो बीडी और सीडी कितना है, 1:1। ए और ईसी कितना है, 1:3। और ए बीओ और ओई कितना है, 4:1। मजा आ गया डियर, अच्छा लगा ना। मतलब कितनी सारी चीजें हैं, मतलब जो हम सीख सकते हैं इस मास पॉइंट थ्योरम से। रेशो निकालना बहुत तकलीफ होती है बच्चों को रियल में, तो अब अभी आप सीख चुके हो ना। चलिए, तो बहुत बहुत कूल तरीके से हमने सीख लिया है, हमें ज्यादा तकलीफ भी नहीं आई इस कंसेप्ट को समझने में। चलिए, अब कुछ भी कठिन से कठिन क्वेश्चन होता है वो बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन दूं क्या? चलिए, मैंने आपके सामने इसका एक क्वेश्चन देना है, देखते हैं। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि हम अक्सर इसको यूज नहीं कर पाते हैं ना, इसी वजह से। ए बी सी, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, और मैंने कह दिया कि भाई ये आपकी एक लेंथ मैंने डाल दी, ए ओ, सर मीडियन भी निकाल सकते हैं दुष्यंत। पहले तो आप मीडियन बोले हो, तो मैं अब इतना पढ़ाने के बाद आपको जानना चाहता हूं कि आप मीडियन बोले हो, तो आप ये सोचो, मतलब मैं चाहता हूं आपसे कि मीडियन होती क्या है, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर 1:1 हुआ तो हम उसका रेशो निकाल सकते हैं कि अगर वो है तो, मीडियन है तो कैसे पता चलेगा, वो 1:1 होगा तब। तो ये अब आपके दिमाग में चलना चाहिए, मतलब आप ऐसे चलो पूछ लिया आपने फ्लो में, लेकिन ये सब दिमाग में सोचो कि मैंने मीडियन बोला तो ऐसा हो सकता है कि मैं मीडियन तभी कहूंगा ना जब 1:1 में गिरेगी, सामने वाले को काटेगी, तो आप मीडियन निकाल सकते हो, यानी कि उसकी लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि आपको रेशो पता है ना। तो वो अलग चीज है, मतलब ये तो हर चीज का रेशो निकालने के लिए हम यहाँ कुछ कह नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं है। ये मैंने ओ मान लिया, ये डी है, ये आपके सामने ई है, और ये आपके सामने एफ है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला है एओ रेशो ओडी आपका 4:3 है, और बीओ रेशो ओई आपका 5:4 है। ये तो एक तरीके से कैवियंस है। तो अगर मैं आपके सामने बोल देता हूं कि भाई AC बराबर 140 सेंटीमीटर है, तो बताइए AE कितना होगा। बहुत फास्ट हो जाएगा, आप खुद सोचना कि आपका रिएक्शन टाइम कितना फास्ट हो गया है। तो पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। कैसे करोगे दोस्तों? सर देखो, हमें सीखना अच्छा लगता है, हम सीख भी गए हैं। देखिए, ए और आपको दे रखा है ओडी, ये 4:3 है, तो यहाँ मुझे यहाँ 3 चाहिए और यहाँ 4 चाहिए। बीओ और ओई,
यहाँ आपका 5:4 है, तो यहाँ आपको 5 चाहिए और यहाँ आपको 4 चाहिए। आप मुझे बताइए इन दोनों का क्यूमुलेटिव कितना आ रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पर, और इन दोनों का 7 आ रहा है, तो हमें 9 × 7 यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यार इधर 7 तो है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, जो कि करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर क्या किया आपने, 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सही है क्या, मैं सही कर रहा हूँ? देखो एक बार आप। अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या क्या पता लग चुका है। मुझे यहाँ पता लग चुका है एओ, हमें ए और एसी से मतलब है। अब कोशिश करते हैं कि यार 9×7 = 63 आ रहा है क्या, 7×5 = 35 और 7×4 = 28, ठीक है आ रहा है। यहाँ आ रहा है 9×3 = 27 और 9×4 = 36, 27 और 36 बिल्कुल आ रहा है। सेट हो गया हमारा रेशो। अब यहाँ हम कह सकते हैं सर ये 35 है और ये 27 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा। होगा ना 8। तो ये ए और ए और ईसी का रेशो कितना आ रहा है, 8:27। क्या बात है, क्योंकि ये आपका 8 इधर चला जाएगा और इधर का 27 इधर आ जाएगा, और टोटल इनका आ रहा है 35। तो 35 = 140, एक रेशो बराबर हो गया 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 32। ये कहानी है भाई। अब ये मास पॉइंट थ्योरम है। अब ये आसान है, मतलब इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जिसका रेशो निकालना है निकाल दो, पटक दो, निकाल के खत्म बात। ठीक है, चीजें क्लियर होनी चाहिए और आना चाहिए आपको, बस यही मास पॉइंट थ्योरम का मानना है। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, जिनका ध्यान नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा, कारण यही होता है। आज यहाँ पर मान लो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 1000 बच्चों में कम से कम ये है कि भाई उन बच्चों को समझ में आ जाता है जो ढंग से पढ़ रहे होते हैं, और उनको नहीं आता है जो नहीं पढ़ रहे होते हैं। एबीसी आपका एक ट्रायंगल है। मैंने ये बोल दिया कि ये आपके सामने डी पॉइंट है, ठीक है सर, डी पॉइंट बता दिया आपने। और आपने क्या दे रखा है, बी डी रेशो डी सी आपने दे रखा है 3:2। बी डी रेशो डी सी आपने 3:2 दे रखा है, और एक आपने दे रखा है ई एफ, जो इसको ई पर काटता है, एफ पर काटता है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हमें ए ई रेशो ई बी, वो हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है 2:3, या फिर मैं इसको कर देता हूँ 1:3। ठीक है, और हमें ए एफ रेशो एफ सी भी दे रखा है 3:2:3। अब मुझे बताइए आप, एओ और ओडी का रेशो क्या होगा, एंड ईओ और ओ एफ का रेशो क्या होगा। चलिए, ये ओ पॉइंट है, आराम से करके बताएं क्या होगा भाई। लो भाई,
आंसर आने शुरू हो गए और ये बेहतरीन रुझान है आपके द्वारा दिए जा रहे हैं जो मैं करना शुरू करता हूँ। आपको जो जो दे रखा है वो दे रखा है भैया 3:2 दे रखा है सर। आपको ए और ई बी कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है। और ए एफ और एफ सी कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। अब बैलेंस करना सबसे बड़ी चीज है। बोले गुरुजी देखो यहाँ आपका 5 होगा वैसे तो, और यहाँ आपका 3 होगा वैसे तो, और यहाँ आपका 2 होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ आपका, यहाँ अगर 3 है तो वैसे भी यहाँ 3 है और यहाँ 1 होगा, हिसाब से देख रहा हूँ मैं तो यहाँ आपका क्युमुलेटिव 4 बन जाएगा सर। चलो ठीक है। अब कहानी बदलती जा रही है सर चारों तरफ से, देखते हैं अब कहानी में क्या बदलाव है। देखिए भाई, 2 कहता है कि यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 का गुणा यहाँ हो गया ना, तो पूरी पूरी कॉलोनी में 2 का गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 ने ऐसा बदलाव लाया कि सब जगह 2-2 हो गया। अब यहाँ 2 का गुणा होगा ना, तो पूरी कॉलोनी में यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा। सही बात है क्या यार? ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा, है ना। इसको दोबारा से करते हैं। इसमें खराब नहीं करते मामला, इसको थोड़ा सेट करते हैं। सही है ना, ये 3 और 2 ए ई। अभी तो यहाँ तो सही है ना, ये हो गया ए ई ए एफ और ए सी, ठीक है। 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। हाँ, अभी रुको, चुप रहो बिल्कुल। अभी मुझे फिर दोबारा से देखने दो, गड़बड़ ना हो जाए बस मेरे साथ कुछ। यहाँ पर मैं इसको मिटा के सही कर लेता हूँ, मुझे सॉल्व करने दो। देखो, तो सर यहाँ पर आ गया ए ई कितना है 1 है, और यहाँ आपका 3 है सर। तो 3 का 3 आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बी डी आपका 3 है, ये 2 है, तो यहाँ 3 आएगा सर, यहाँ 3 आएगा सर। ओके, और यहाँ पर आपका 2 आएगा सर। तो ठीक है भैया, अब समझना मेरे दोस्तों बात को, प्लीज कीप क्वाइट, है ना। अब सर यहाँ आपने अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ आपने ऑब्वियस सी बात है 3 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ आपको 3 देना पड़ता। तो मैं यहाँ इस चीज देख पा रहा हूं कि देखो 2 इंटू यहाँ आ रहा है 6 और 2 8, तो 6 और 2 8 तो बन ही नहीं रहा है। अब 6 और 2 8 तो तब बनेगा जब यहाँ पर आपका 2 से गुणा होगा, है ना। सही कर रहे हैं ना अपन, क्योंकि यहाँ तो आपने 2 से गुणा किया है, क्योंकि ये वाला 2 यहाँ आया है, तो यहाँ तो आपने 2 से गुणा करना है, और यहाँ आपको 1 से गुणा करना है। मामला खराब हो गया एकदम, तब जाके बैलेंस होगा। भाई साहब बढ़िया है, चलो ठीक है। यहाँ आपने 2 से गुणा किया, यहाँ आपने 1 से गुणा किया, वरना तो 10 हो जाएगा। और यहाँ अब देख रहे हैं 6 और 2 8, और 6 और 2 8, तो यहाँ 8 मेरा बैलेंस मिल गया मेरे को। प्लीज ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, बन तो रहा है देखो, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ देख रहा हूं कि सर इधर की तरफ जब आपने रेशो बैलेंस किया तो 2 का गुणा किया, और लेकिन यहाँ पर आप जस्ट इस तरह से अगर आप लेते हैं तो 6 दूनी 12 बनना चाहिए, और यहाँ पर 6 दूनी 12 बनना चाहिए। नहीं भाई, गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ है डेटा में, गड़बड़ है डेटा में डेटा की मिस्टेक है, रेशो की मिस्टेक है। मतलब ये क्वेश्चन का रेशो सही नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है ना। रुको रुको, करेंगे इस क्वेश्चन को, करेंगे, रुको डेटा चेंज कर देता हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाओगे कि थोड़ा सा सब्र हो जाएगा तुम लोगों को। चलिए, मैं थोड़ा डेटा चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेटा अपने घर की बात है, ठीक है। रेशो में चेंज कर देता हूँ, 2 मिनट में देख लेता हूँ क्या क्या रेशो हो सकता है इसका सही से। पहले मतलब जो मैंने बनाए थे उसमें से देख लेता हूँ। इसको कर दो 5:2, ठीक है। और इसको कर दो 2:3,
और इसको कर दो 3:4। अब करके देखो एक बार, अब आंसर आना चाहिए। एक बार करो अब। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं सॉल्व। देखिए BD और DC ये 5:2 है, और AE ये 2:3 है, और ये AF ये 3:4 है। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर कि ये आपके सामने सर यहां पर आपको बैलेंस देना होगा, यहां पर आपने 3 रख दिया और यहां पर आपने 2 रख दिया, यहां पर आपका 5 हो गया सर। पहले कोई भी एक तरफ बना लो, बैलेंस कर लो पहले, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ आपने 7 रखा है, यहाँ पर आपने 5 रख दिया, सॉरी 2 रख दिया, और यहाँ पर आपने क्या रख दिया, 5 रख दिया। मैं पहले इसको बैलेंस कर रहा हूं, तब जाके आपका आंसर दे पाएंगे हम। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? हम जानते हैं सर यहाँ क्यूमुलेटिव होना चाहिए, यहाँ क्यूमुलेटिव होना चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 2 दूनी 4 बनाया 4। ठीक है, अब यहाँ आपका क्यूमुलेटिव होना चाहिए, यहाँ 2 दूनी 4 हमने बना दिया, और उसके बाद में यहाँ 2 दूनी 4 अगर हमने बनाया तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी मैंने 2 का गुणा कर दिया। मैं पहले इसको बैलेंस कर रहा हूँ, मैं बाकी सारी चीजें सोच ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं अब यहाँ पर सेटिस्फाइड हूँ क्या? हाँ सर, इधर 10 बना दिया, इधर 4 बना दिया, और इधर 14 बन गया, यहाँ सही है सर। अभी तक यहाँ कोई मैंने कोई दिक्कत नहीं करी। अब मैं आगे चला, जब मैं आगे चला तो मैंने देखा सर यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 का गुणा होना चाहिए, यहाँ भी 2 का गुणा होना चाहिए, और यहाँ भी 2 का गुणा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ मैं 2 का गुणा कर दिया, तो ये 6 आ गया और ये 4 आ गया। चलो भाई, यहाँ भी बैलेंस हो गया मामला। ठीक है, चलिए अब कलेश अब स्टार्ट होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा आप, अब ऐसे करना है, अब तरीका भी सीख जाएंगे आप। यहाँ तक सबने कर लिया होगा, अब देखते हैं भाई किस तरह से बैलेंस कर पाएंगे हम। हमने पता है सर कि यहाँ पर आपके सामने कितना है, 6 है, और यहाँ पर आपके सामने कितना है, 10 है। तो सबसे बड़ी बात यह है सर, कैसे बैलेंस करेंगे आप ही बताएं अब आप। तो मैं अब दिमाग लगाता हूं। देखिए, मैंने कहा भाई अब बैलेंस तो करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो यहां पर वैसे कितना आ रहा है क्यूमुलेटिव, क्योंकि रेशो जो दे रखा है वो सारा खेल बिगाड़ रहा है, लेकिन हमें उससे टेंशन नहीं लेनी है, हमें उसकी टेंशन लेनी नहीं है। अब बहुत हो गया इसका। मैं ये कहना चाहता हूं, ये हो गया सर 6 और ये हो गया 10, ये 6 और ये 10, यहां कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए ना। यस। अब मैं आगे चला, जब मैं आगे चला तो मैंने देखा सर यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 का गुणा होना चाहिए, यहाँ भी 2 का गुणा होना चाहिए। पर आपके सामने कितना है, 10 है। से जुड़ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस लेटर थ्योरम। हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस लेटर थ्योरम। क्रॉस लेटर थ्योरम क्या होती है? जब कभी भी आपके सामने इस तरह से एक पैरेलल लाइंस खींची जाए और उन दो पैरेलल लाइंस की डायमेंशन अलग अलग हो, और उन दोनों को उनके एक दूसरे के बॉटम साइड से मिला दिया जाए,
तो एक तीसरी पैरेलल लाइन बन के नजर आती है, ये वाली। इसकी लेंथ निकालना ही अपना क्रॉस लैडर थ्योरम का उद्देश्य होता है कि भाई ये निकालिए आप। निकालते हैं भाई। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी मैंने मान लिया, ये डी मैंने मान लिया, और इसी तरह से इसको मैंने ई मान लिया और इसको मैंने एफ मान लिया। ये इसके पैरेलल है, इसको मैंने मान लिया एक्स, सी डी के पैरेलल है, ये वाई हो गया, और इस चीज को हमने मान लिया जेड, और ये परपेंडिकुलर तो होगा ही। चलिए, आपने कहा कि भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है वह बी मान ली, और यहां से यहां तक की दूरी आपने ए मान ली। एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि ये आपने जो दूरी है ये बी मान ली और ये आपने ए मान ली। अभी देखिएगा, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, हिंदी में क्या कहेंगे सर इसको, क्रॉस लेटर बोला जाता है। अब तुम्हारा नाम रमेश है, अब हिंदी में भी तो रमेश बोलेंगे ना भाई। तो ये थ्योरम्स है, थेल्स है तो थेल्स ही लिखेंगे, है ना। चलिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी आपका पैरेलल है सी डी के, और सी डी आपका पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, बोला गया है, मतलब ये गिवन है सब कुछ। तो आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि 1/z बराबर क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। यहां पर वैसे कितना आ रहा है क्यूमुलेटिव, क्योंकि रेशो जो दे रखा है वो सारा खेल बिगाड़ रहा है, लेकिन हमें उससे टेंशन नहीं लेनी है, हमें उसकी टेंशन लेनी नहीं है। अब बहुत हो गया इसका। मैं ये कहना चाहता हूं, ये हो गया सर 6 और ये हो गया 10, ये 6 और ये 10, यहां कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए ना, जैसा 16 तो होना चाहिए। पर है कितना ये, देखा जाए तो 7 रेशो में है। तो 7 रेशो अगर मैं 16 के बराबर कर दूं तो 1 रेशो बराबर 16/7। यस, तो 3 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 48/7 और 64/7। बैलेंस हो रहा है कि पहले बैलेंस देखिए आप, क्योंकि अगर ये बैलेंस्ड है तो यहां जो सम है वो आपका ये होगा, सही है ना। और अगर हम रेशो देख रहे हैं तो रेशो गड़बड़ा गया, हमारा मामला खराब हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा चीज। नहीं होगा तो सही यार, इसको कल करेंगे ना, इसको आप ट्राई करना घर पे, मैं भी ट्राई करूंगा, क्वेश्चन बढ़िया निकला है ना। इसको आप ट्राई करना घर पे, है ना। अभी तो टाइम हो रहा है, नहीं तो इसको ट्राई करते। नहीं, बैलेंस तो होगा यार, कैसे भी करके होगा तो सही बैलेंस, ये गारंटी है। या फिर आप छेड़ो ही मत इसको, अभी आप दूसरे तरीके से लेके चलो, जो दिक्कत दे रहा है उससे करो। एक बार देखना आंसर तो आएगा इसका, है ना। मैं पहले बता देता हूँ, आंसर तो आएगा। अब कुछ नहीं बचा ट्राइंगल में, क्रॉस लेटर सब करवा दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो कल शीट चालू करेंगे, ओके।